हेलो एंड वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर ऑर्थोडोंटिक्स। अब हम लोग शुरू करते हैं। ये तीसरा लेक्चर होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और शुरू हम लोग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डेंटिशन एंड ऑक्लूशन से। जो डेंटिशन की क्रोनोलॉजी है ना, वो आप लोग खुद से देख लेना। हम लोग एनाटॉमिकली ऐसे डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक oral cavity is lined by embryonic oral cavity is lined by stratified squamous epithelium known as oral ectoderm। ओरल कैविटी की लाइनिंग किससे होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, और इसे हम लोग ओरल एक्टोडर्म कहते हैं। डेंटल लैमिना, ये डेंटल लैमिना हॉर्स शू शेप्ड बैंड ऑफ टिश्यू formed due to inferolateral border of maxilla arch and superolateral border of mandibular arch showing localized proliferation around 6th week of IUL। तो डेंटल लैमिना क्या है? डेंटल लैमिना एक हॉर्स शू शेप्ड टिश्यू होता है, बैंड होता है टिश्यू का, जो कि इन्फेरोलेटरल बॉर्डर ऑफ मैक्सिलरी आर्च एंड सुपीरोलेटरल बॉर्डर ऑफ मैंडिबुलर आर्च की वजह से फॉर्म होता है। इनकी प्रोलिफरेशन की वजह से फॉर्म होता है अराउंड 6th वीक ऑफ IUL। इसने आपने क्या याद रखना है? मैक्सिला का इंफीरियर बॉर्डर है, मैंडिबल जो कि नीचे की ओर हमारे कैविटी में प्लेस होता है उसका सुपीरियर बॉर्डर है। डेंटल लैमिना जो है इन दोनों की प्रोलिफरेशन की वजह से 6th वीक ऑफ IPL में बनता है। और डेंटल लैमिना कैसा होता है? हॉर्स शू शेप्ड का बैंड ऑफ टिश्यू होते हैं। डेसिडुअस टिश्यूज, डेसिडुअस टिथ आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट प्रोलिफरेशन ऑफ डेंटल लैमिना। डेंटल लैमिना के डायरेक्ट प्रोलिफरेशन से डेसिडुअस टिथ बनते हैं। परमानेंट मोलर्स डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टल प्रोलिफरेशन, और इनकी डिस्टल प्रोलिफरेशन से परमानेंट मोलर्स बनते हैं, और डायरेक्ट प्रोलिफरेशन से डेसिडुअस टिथ बनते हैं। ऑल टीथ ऑरिजिनेट्स फ्रॉम डेंटल लैमिना। डिस्टल प्रोलिफरेशन से परमानेंट मोलर बनेंगे, और सारे डेसिडुअस टिथ डेंटल लैमिना की डायरेक्ट प्रोलिफरेशन से। इनेमल ऑर्गन, क्योंकि डेंटल लैमिना से नहीं बन रहा है तो इनेमल ऑर्गन, ectoderm in certain areas of dental lamina, enamel organ, ectoderm in certain areas of dental lamina proliferates and form knob-like structures। क्या होता है कि ectoderm होते हैं डेंटल लैमिना के कुछ एरियाज में, ectoderm होते हैं जो knob-like structures बनाते हैं, और each of these knob represents future deciduous tooth। और ये सारे knob जो है, सॉरी ये मैंने पहले कुछ बोल दिया था इनेमल ऑर्गन का कि डेंटल लैमिना से नहीं बनेगा, वो मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। इनेमल ऑर्गन क्या होता है? जो एक्टोडर्म है ना डेंटल लैमिना का, उसकी अलग अलग जगह पे कुछ नॉब लाइक फॉर्मेशन होती है, कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ईच ऑफ दिस नॉब रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर डेसिडुअस टिथ, और ये सारे नॉब जो हैं आगे जाके फ्यूचर डेसिडुअस टिथ बनते हैं, जिसे हम लोग इनेमल ऑर्गन कहते हैं। इनेमल ऑर्गन जो है अपने शेप के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, बड स्टेज में, कैप स्टेज में एंड बेल स्टेज में। अपने इनेमल ऑर्गन की शेप के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में, बड स्टेज में, कैप स्टेज में एंड बेल स्टेज में। तो क्या होता है बड स्टेज ऑफ इनेमल ऑर्गन? इनिशियल स्टेज ऑफ टूथ फॉर्मेशन इज बड स्टेज। बड स्टेज जो है टूथ फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेज है, जहां इनेमल ऑर्गन जो है शेप में एक स्मॉल बड की तरह दिखता है। सेल्स ऑफ डेंटल पैपिला फॉर्म्स डेंटिन एंड पल्प। क्या होता है? जो डेंटल पैपिला के सेल्स है ना, DP, डेंटल पैपिला के जो सेल्स हैं वो D फॉर डेंटिन, P फॉर पल्प, डेंटिन एंड पल्प का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि सेल्स ऑफ डेंटल सैक, डेंटल में टल आ रहे हैं और सैक में सी है, बस कंफ्यूजन को थोड़ा सा कम करने के लिए बता दे रही हूं मैं ऐसे हिंट, वरना ऐसा कुछ साइंटिफिक नहीं है। सेल्स ऑफ डेंटल सैक फॉर्म्स सीमेंटम एंड PDL, ठीक है, PDL लिगामेंट, पेरियोडोंटल लिगामेंट। डेंटल सैक से पेरियोडोंटल लिगामेंट बनेगा और सीमेंटम बनेगा, जबकि डेंटल पैपिला से डेंटिन एंड पल्प बनेगा। कैप स्टेज, कैप स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय शैलो इनवेजिनेशन ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ द बड। कैप है, इसमें इन्वेजिनेशन हो रही है, इसी से रिजेंबल कर लो आप। कैप स्टेज में क्या होता है? शैलो इनवेजिनेशन होती है अंडर सरफेस ऑफ बड में। बेल स्टेज ड्यू टू कंटिन्यूड
अनइवन ग्रोथ ऑफ इनेमल ऑर्गन इट एक्वायर्स अ बेल शेप। बेल स्टेज का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूड अनइवन ग्रोथ हो रही है इनेमल ऑर्गन की, इसलिए बड स्टेज का फॉर्मेशन होता है, शेप वैसा फॉर्म हो जाता है इनेमल ऑर्गन का। डेंटिनो इनेमल जंक्शन कैसे बनेगा? डेंटिनो इनेमल जंक्शन जो है वो इनर इनेमल एपिथेलियम और ओडोंटोब्लास्ट की आउटलाइन से की जंक्शन से डेंटिनो इनेमल जंक्शन बनेगा। जंक्शन बिटवीन द इनर इनेमल एपिथेलियम एंड ओडोंटोब्लास्ट आउटलाइन फॉर्म्स डेंटिनो इनेमल जंक्शन इन फ्यूचर। डेंटिनो इनेमल जंक्शन नाम में है, एक तो हो गया नाम से क्लियर इनर इनेमल एपिथेलियम और दूसरा ओडोंटोब्लास्ट, इन दोनों की जंक्शन। रूट फॉर्मेशन, इट बिगिंस आफ्टर डेंटिन एंड इनेमल फॉर्मेशन रीचेस द फ्यूचर सेमेंटो इनेमल जंक्शन। ये जो है डेंटिन और इनेमल के बाद रूट का फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीथ? हर्टविग्स epithelial root sheath is outer and inner enamel epithelium join and form a sheath that helps in molding of shape of root. outer enamel and inner enamel epithelium मिलके एक sheath बनाते हैं that helps in molding of the shape of root, जिससे root का shape बनता है, उसको Hertwig's epithelial root sheath बोलते हैं। Hertwig's epithelial root sheath बोलते हैं, जहाँ आउटर एंड इनर एपिथेलियम ज्वाइन एंड फॉर्म करता है, एक शीट को ज्वाइन करके एक शीट का फॉर्म बनाते हैं, जिससे शेप ऑफ रूट पता चल रही है हमें, शेप ऑफ रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, मोल्डिंग हो रही है, मोल्ड। नाउ कम्स द पीरियड ऑफ अक्लूशल डेवलपमेंट। प्री डेंटल पीरियड्स, पहले प्री डेंटल होगा, फिर डेसिडुअस आएगा, फिर मिक्स्ड आएगा, फिर परमानेंट डेंटिशन आएगा, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ अक्लूशल डेवलपमेंट। यहाँ हो रहा है क्या? प्री डेंटल पीरियड हो रहा है, फिर डेसिडुअस, मिक्स एंड परमानेंट डेंटिशन। तो प्री डेंटल पीरियड क्या होता है? यूजुअली लास्ट फॉर 6 मंथ। प्री डेंटल पीरियड में डेंटेट होने से पहले का पीरियड है ये, तो नियोनेट्स डोंट हैव एनी टीथ, नियोनेट्स के पास कोई टीथ नहीं होते। गम पैड्स, अल्व्यूलर प्रोसेस एट द टाइम ऑफ बर्थ आर नोन एज गम पैड्स। अल्व्यूलर प्रोसेस जब बर्थ, बच्चे की बर्थ होती है उस टाइम उसे ही हम लोग गम पैड बोलते हैं। 2 portions ऑफ गम पैड्स आर सेपरेटेड बाय डेंटल ग्रूव, और डेंटल ग्रूव में जो है 2 पोर्शन होते हैं। गम पैड्स में जो है 2 पोर्शन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गम पैड्स में जो होते हैं 2 पोर्शन होते हैं, और इन 2 पोर्शन ऑफ गम पैड्स आर सेपरेटेड बाय डेंटल ग्रूव्स। और ये गम पैड्स के जो 2 पार्ट हैं ये सेपरेटेड होते हैं डेंटल ग्रूव्स से, ठीक है। गम पैड के पार्ट कितने होते हैं, पोर्शन कितने होते हैं? गम पैड के पोर्शन 2 होते हैं, लेकिन गम पैड्स आर डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स बाय ट्रांसवर्स ग्रूव्स। इनको ये डिवाइडेड होते हैं 10 सेगमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्शन 2 होते हैं जिसको डेंटल ग्रूव जो है सेपरेट करके रखते हैं। गम पैड्स आर डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स, और यहाँ पे सेगमेंट्स की बात हो रही है, सेगमेंट्स बाय ट्रांसवर्स ग्रूव्स। ट्रांसवर्स ग्रूव के थ्रू जो है ये डिवाइडेड होते हैं। लेटरल sulcus, ट्रांसवर्स ग्रूव बिटवीन कैनाइन एंड फर्स्ट डेसिडुअस मोलर। जो ट्रांसवर्स ग्रूव कैनाइन और फर्स्ट डेसिडुअस मोलर के बीच होता है उसको हम लोग लेटरल सर्कस बोलते हैं। द ट्रांसवर्स ग्रूव बिटवीन कैनाइन एंड फर्स्ट डेसिडुअस मोलर इज नोन एज लेटरल सर्कस। लेटरल सर्कस इज यूजफुल इन जजिंग इंटर आर्च रिलेशनशिप एट अ वेरी यंग स्टेज। लेटरल सर्कस से हमें इंटर आर्च रिलेशनशिप का पता चलता है, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत ही कम एज में इंटर आर्च रिलेशनशिप। कैसे? लेटरल सर्कस की हेल्प से। जब न्यू ओरल कैविटी होती है तो वहां पे कंप्लीट ओवरजेट होता है ऑल अराउंड व्हेन अपर एंड लोअर गम पैड अप्रोक्सीमेटेड। जब अपर एंड लोअर गम पैड को क्लोज करके पास लाया जाएगा, अप्रोक्सीमेट कराया जाएगा, तो हमें कंप्लीट ओवरजेट का कंडीशन दिखेगा। कॉन्टैक्ट बिटवीन अपर एंड लोअर गम पैड इन फर्स्ट मोलर रीजन, और अपर एंड लोअर गम पैड जो है वो फर्स्ट मोलर रीजन में आके कॉन्टैक्ट करेंगे। उससे पहले ओवरजेट होगा, कंप्लीट ओवरजेट होगा, ओपन स्पेस होगा। और ये क्यों होता है? ये सकलिंग में हेल्प करता है, ये ओपन स्पेस जो है वो सकलिंग में हेल्प करता है बच्चों को। और कॉन्टैक्ट फर्स्ट मोलर रीजन में होगा। ये सब प्री डेंटेड से पहले की बात हो रही है। कंप्लीट ओवरजेट होगा, कॉन्टैक्ट होगा गम पैड्स का अपर एंड लोअर का फर्स्ट मोलर रीजन में। व्हाट इज नेटल टिथ?
नेटल टिथ, टिथ दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। टिथ अगर बर्थ के टाइम में ओरल कैविटी में कोई टिथ दिखती है बर्थ के टाइम में तो उसे हम लोग बोलते हैं नेटल टिथ। बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन अगर है तो उसको नेटल टिथ बोलेंगे। नियोनेटल टिथ कब होगा? टूथ दैट इरप्ट्स ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ एज आर कॉल्ड नियोनेटल टिथ। जो बच्चे के बर्थ होने के 1 महीने के अंदर हो उसको हम लोग बोलते हैं नियोनेटल टिथ। और ये मोस्ट कॉमन कंडीशन कहाँ होता है? नेटल एंड नियोनेटल टिथ मैंडिबुलर इंसाइजर रीजन में देखने को मिलते हैं। नेटल टिथ एंड नियोनेटल टिथ मैंडिबुलर इंसाइजर रीजन्स में दिखने को मिलते हैं। नाउ कम डेसिडस डेंटिशन की डेवलपमेंट। मैंडिबुलर जो सबसे पहली टिथ होगी, जो सबसे पहला टिथ होगा जो इरप्ट होगा ओरल कैविटी में, वो है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर इज द फर्स्ट टिथ टू इरप्ट इन द ओरल कैविटी। और सीक्वेंस ऑफ इरप्शन क्या होती है डेसिडस टूथ की? A B D C E। ठीक है, इसको क्या करना है आपने? याद है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। A B C D E ये नॉर्मल सीक्वेंस है, बस आपने D को उठा के एक प्लेस उसके आगे कर देना है, फिर जो सीक्वेंस बनेगी वो होगी सीक्वेंस ऑफ इरप्शन। बाकी सब अपने जगह पे होगा, बस डी अपने पोजीशन से एक पोजीशन पहले आ जाएगा, बी के बगल में आ जाएगा। ये है सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल इरप्शन। डेंटल आर्चेज स्टेबल बिटवीन 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज। क्या होता है कि सारे के सारे डेसिडुअस डेंटिशन ना 2.5 से 3 साल की एज तक इरप्ट हो चुके होते हैं। तो जो हमारा डेंटल आर्च है ना ओरल कैविटी का, वो स्टेबल होगा 3 से 6 साल तक। काउज डेसिडुअस डेंटिशन इज यूजुअली एस्टैब्लिश्ड बाय 3 ईयर्स ऑफ एज। तो डेंटल आर्च स्टेबल कब होता है? 3 से 6 साल की एज तक डेंटल आर्च जो है वो स्टेबल होगा। स्पेसिंग इन डेसिडुअस डेंटिशन इज यूजुअल एंड इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल या डेवलपमेंटल स्पेसेस। तो क्या डेसिडुअस टिथ में अगर थोड़ी बहुत स्पेसिंग है तो वो क्या पैथोलॉजिकल है या फिर प्रॉब्लमेटिक है? नहीं, डेसिडुअस टिथ्स में जो स्पेसिंग होती है वो यूजुअल होती है, जिसे हम लोग फिजियोलॉजिकल या डेवलपमेंटल स्पेसिंग बोलते हैं या डेवलपमेंटल स्पेस बोलते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ स्पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट डेंटिशन। और परमानेंट डेंटिशन की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इन स्पेसेस की प्रेजेंस जो है वो जरूरी है। स्पेसिंग इनवेरिएबली इज सीन मीजियल टू मैक्सिलरी कैनाइन। जो डेसिडुअस मैक्सिलरी कैनाइन है उसके मीजियल में स्पेसिंग होगी, एंड डिस्टल टू मैंडिबुलर कैनाइन, और मैंडिबुलर कैनाइन की डिस्टल में स्पेसिंग होगी। नोन एज प्रीमेट स्पेस, सीमियन स्पेस या एंथ्रोपॉइड स्पेस। तो प्रीमेट स्पेस, सीमियन स्पेस या एंथ्रोपॉइड स्पेस जो है ये बिल्कुल नॉर्मल स्पेसिंग है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग है। और ये होता क्या है? मैक्सिलरी कैनाइन के मीजियल में, मैंडिबुलर कैनाइन के डिस्टल में। मैक्सिलरी के मीजियल में और मैंडिबुलर के डिस्टल में होता है ये। ठीक है, प्रीमेट स्पेस इसको कहते हैं, सीमियन स्पेस कहते हैं या एंथ्रोपॉइड स्पेस कहते हैं। What is flush terminal plane? Mesiodistal relation between the distal surface of upper and lower second deciduous molar is called terminal plane. जो mesiodistal relation होता है ऊपर का एंड नीचे का सेकेंड मोलर डेसिडुअस टूथ मोलर के बीच में जो mesiodistal relationship between the distal surface of upper and lower second deciduous molar is known as flush terminal plane। जो upper and lower second deciduous molar है उनके distal surfaces के बीच में जो mesiodistal relation बनता है इसको हम लोग बोलते हैं flush terminal plane, flush terminal second deciduous। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं terminal plane। Flush terminal plane is a normal feature of deciduous dentition where the distal surface of upper and lower second deciduous molar are in the same vertical plane। ठीक है, ये देखो सेम वर्टिकल प्लेन में है। फ्लश टर्मिनल प्लेन एक नॉर्मल फीचर है जहां सेकेंड डेसिडुअस मोलर है ना, जो अपर एंड लोअर जो सेकेंड डेसिडुअस मोलर है ना उनके डिस्टल सर्फेसेस, ये इसका डिस्टल सर्फेस हुआ, ये इसका
ये एक वर्टिकल प्लेन में होता है, ये एक वर्टिकल प्लेन में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लश टर्मिनल प्लेन। नॉर्मल फीचर है, डेसिडुअस सेकेंड मोलर में होता है। अपर एंड लोअर इनके डिस्टल सर्फेसेस जो होते हैं एक वर्टिकल प्लेन में होते हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिक्स्ड डेंटिशन at approximately 6 years of age with the eruption of first permanent molar। मिक्स्ड डेंटिशन कब देखने को मिलेगा? 6 साल के उम्र में अप्रोक्सीमेटली, जब फर्स्ट परमानेंट मोलर का इरप्शन होगा। कहाँ के फर्स्ट परमानेंट मोलर का? मैंडिबल के। एंड विच इज द फर्स्ट परमानेंट टिथ टू इरप्ट इन द ओरल कैविटी? मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर इज द फर्स्ट परमानेंट टिथ टू इरप्ट इन द ओरल कैविटी। और तभी से मिक्स डेंटिशन की कार्रवाई शुरू होगी। 6 years ऑफ एज में होता है मिक्स डेंटिशन। फर्स्ट ट्रांजिशनल पीरियड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर एंड एक्सचेंज ऑफ डेसिडस इंसाइजर्स विथ परमानेंट इंसाइजर्स। ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब डेसिडस डेंटिशन एंड परमानेंट डेंटिशन दोनों ओरल कैविटी में है, और इसकी वजह से इट इज कैरेक्टराइज्ड कैसे होगा? पहला परमानेंट मोलर होगा एंड एक्सचेंज होगा डेसिडुअस टिथ का परमानेंट इंसाइजर टिथ से। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन पीरियड। फर्स्ट परमानेंट मोलर आर गाइडेड इनटू द डेंटल आर्च बाय डिस्टल सरफेस ऑफ सेकंड डेसिडुअस मोलर। ठीक है, जो फर्स्ट परमानेंट मोलर आ रहा है ना ओरल कैविटी में, डेंटल आर्च में, उसकी प्लेसिंग, उसकी इरप्शन, उसको जो गाइड करेगा वो करेगा सेकंड डेसिडुअस मोलर। Mesial shift of terminal plane. Permanent molars erupts directly into the angles class 1 occlusion। जो परमानेंट मोलर आ रहे हैं ना ओरल कैविटी में, उसमें एंगल्स क्लास 1 ऑक्लूजन देखने को मिलता है। अकर्स मोस्ट कॉमनली ड्यू टू अर्ली फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ मैंडिबल। और वो भी क्यों? अर्ली फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ मैंडिबल के कारण एंगल्स क्लास 1 ऑक्लूजन, एंगल क्लास 1 ऑक्लूजन देखने को मिलेगा परमानेंट मोलर की इरप्शन के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं मीजियल टर्मिनल प्लेन। अब डिस्टल स्टेप, ये था मीजियल स्टेप में क्या हो रहा है? एंगल्स क्लास 1 ऑक्लूजन हो रहा है। डिस्टल स्टेप टर्मिनल प्लेन में कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टल सरफेस ऑफ द लोअर सेकंड डेसिडुअस मोलर बीइंग मोर डिस्टल टू दैट ऑफ अपर। Thus the erupting permanent molars may be in angles class 2 occlusion। ठीक है, मीजियल और डिस्टल में, मीजियल एंड डिस्टल स्टेप टर्मिनल प्लेन में आपने डिफरेंस देख लिया। बार बार नहीं बोलूंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, आप खुद से देख लो। मीजियल स्टेप टर्मिनल प्लेन, डिस्टल स्टेप टर्मिनल प्लेन, यहां पे रीजन जो है और यहां पे रीजन जो है, यहां पे रीजन है ये डिस्टल स्टेप का रीजन है ये इजी है याद करना, इसमें आपको हिंट मिल रहा है। डिस्टल स्टेप में क्या हो रहा है? डिस्टल सरफेस, डिस्टल स्टेप में डिस्टल सरफेस ऑफ लोअर सेकंड डेसिडुअस मोलर। मीजियल स्टेप में क्या होगा? परमानेंट मोलर की वजह से हो रहा होगा। इंसाइजर लाइएबिलिटी, इंसाइजर लाइएबिलिटी क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड फॉर अकोमोडेशन ऑफ द इंसाइजर्स एंड amount of space available is called incisal liability। मैक्सिलर आर्च में इंसाइजल लाइबिलिटी जो होती है वो 7 mm होती है, मैंडिबुलर आर्च में कम होती है, 5 mm होती है। इंसाइजल लाइबिलिटी जो जितने स्पेस की जरूरत है हमें इंसाइजर की अकोमोडेशन के लिए और जितना स्पेस अवेलेबल है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इंसाइजल लाइबिलिटी। आर्च में जितने स्पेस की जरूरत है हमें इंसाइजर के लिए अकोमोडेट हो जाएगा, और फिर भी जितना स्पेस है हमारे पास, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं इंसाइजर लाइबिलिटी। मैक्सिलरी आर्च में ये 7 इतना होता नहीं है, इतना सा होगा बस। मैक्सिलरी आर्च में 7 mm होगा, मैंडिबुलर आर्च में 5 mm होगा इंसाइजर लाइबिलिटी। ठीक है, इंसाइजर इंक्लिनेशन, प्राइमरी इंसाइजर्स आर मोर अपराइट। प्राइमरी इंसाइजर जो होते हैं वो ज्यादा अपराइट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। परमानेंट इंसाइजर्स इरप्ट्स मोर लेबियली। परमानेंट इंसाइजर जो होते हैं वो लेबियली इंक्लाइंड होते हैं। परमानेंट इंसाइजर्स जो हैं, दिख रहे हैं, परमानेंट इंसाइजर जो है ना, ये
लेबियली प्लेस्ड हैं, ठीक है, इसकी वजह से स्पेस और टिथ को ज्यादा मिलेगी अकोमोडेट होने की। तो ये हो गया हमारा इंसाइजर इंक्लिनेशन। प्राइमरी इंसाइजर जो होगा वो सीधा होता है, जबकि परमानेंट इंसाइजर्स थोड़ा लेबियली प्लेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से आर्च की स्पेस बढ़ जाती है। सेकेंड, ट्रांजिशनल पीरियड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डेसिडुअस मोलर्स एंड कैनाइंस बाय प्रीमोलर्स एंड परमानेंट कैनाइंस। वो था पहला वाला फर्स्ट ट्रांजिशनल। ये सेकेंड ट्रांजिशनल पीरियड में क्या हो रहा है, जो डेसिडुअस मोलर और कैनाइन है ना, वो परमानेंट प्रीमोलर एंड कैनाइन से रिप्लेस हो जाएंगे। कंबाइंड मेसियोडिस्टल विथ ऑफ परमानेंट कैनाइन एंड प्रीमोलर इज यूजुअली लेस देन डेसिडुअस मोलर्स एंड कैनाइन। जो हमारे परमानेंट टीथ आएंगे ना, कैनाइन एंड प्रीमोलर, उन सारे को मिला के जो उनकी मेसियल डिस्टल और मेसियोडिस्टल जो विड्थ होती है ना, वो जो डेसिडुअस में मोलर्स थे और कैनाइन थे, उससे कम होती है परमानेंट के कैनाइन एंड प्रीमोलर की। दिस सरप्लस स्पेस इसको लीवे स्पेस ऑफ नैंस, ठीक है, इसीलिए मैंने जोर दे के बताया है। लीवे स्पेस ऑफ नैंस जो है हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लीवे स्पेस ऑफ नैंस क्या होता है इसमें कि जो परमानेंट सेकेंड ट्रांजिशन पीरियड में जो परमानेंट मोलर्स, परमानेंट प्रीमोलर्स एंड कैनाइंस आ रहे हैं ना, वो रिप्लेस कर रहे हैं प्राइमरी डेसिडुअस को एंड कैनाइन को। तो इन दोनों ने, जो प्राइमरी वालों ने जितनी स्पेस ले रखी थी ना, वो होती है परमानेंट वालों से ज्यादा। तो जब ये लोग चले गए और ये लोग आए, कम स्पेस में आ रहे हैं, तो जो स्पेस बच रहे ना, इसे बोलते हैं हम लोग लीवे स्पेस ऑफ नैंस। अमाउंट ऑफ लीवे स्पेस इज ग्रेटर इन द मैंडिबुलर आर्च देन इन मैक्सिलरी आर्च। और उसमें भी लीवे स्पेस ज्यादा कहाँ होगा, मैंडिबुलर आर्च में। मैंडिबुलर आर्च में लीवे स्पेस ज्यादा हमें मिलता है एज कंपेयर टू मैक्सिलरी आर्च। नाउ कम्स अगली डकलिंग स्टेज। ट्रांजिएंट और सेल्फ करेक्टिंग मॉल ऑक्लूशन है ये। अगली डकलिंग स्टेज जो है ये एक सेल्फ करेक्टिंग मॉल ऑक्लूशन है इन मैक्सिलरी इंसाइजर रीजन। अगली डकलिंग स्टेज कहाँ होगा, सेल्फ करेक्टिंग है, मैक्सिलरी इंसाइजर रीजन पे है और 8 से 9 साल की एज में होगा। अगली डकलिंग स्टेज इंपॉर्टेंट है, इसमें ये 3-4 चीजें आप याद कर लो। 8 to 9 ईयर्स ऑफ एज में होगा, सेल्फ करेक्टिंग मैल ऑक्लूशन है ये, और मैक्सिलरी इंसाइजर रीजन में होगा। मैक्सिलरी इंसाइजर रीजन में होगा ड्यूरिंग इरप्शन ऑफ परमानेंट कैनाइंस। और किसकी वजह से होगा, परमानेंट कैनाइन की इरप्शन की वजह से। परमानेंट कैनाइन की इरप्शन की वजह से होगा। परमानेंट कैनाइन की इरप्शन की वजह से होगा। मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन में होगा, यहां क्राउडिंग हो जाएगी। एज डेवलपिंग परमानेंट कैनाइन इरप्ट्स दे डिस्प्लेस रूट्स ऑफ लेटरल इंसाइजर। हो क्या रहे, जो लेटरल इंसाइजर है ना, उनके रूट को ये कैनाइन जो है, ये लेटरल इंसाइजर के रूट को पुश करते हैं, धक्का देते हैं मीजियल साइड पे। दिस रिजल्ट इन ट्रांसमिटिंग ऑफ द फोर्स ऑन टू द रूट्स ऑफ सेंट्रल इंसाइजर। और यहां से जो है फिर सेंट्रल इंसाइजर पे के रूट पे फोर्स आता है, विच गेट डिस्प्लेस्ड मीजियली, वो और इस साइड को रिप्ले हो जाता है। इसकी वजह से अगली डकलिंग स्टेज का फॉर्मेशन होता है। क्या हो रहा है, कैनाइन निकल रहा है, इसने लेटरल के रूट को धक्का दिया, लेटरल मीजियली आया, और इसने सेंट्रल के रूट को धक्का दिया, तो सेंट्रल वाले और मीजियली डिस्प्लेस हो गए। इसकी वजह से अगली डकलिंग स्टेज का फॉर्मेशन हुआ। 4 चीज इसमें याद करने वाली है। परमानेंट डेंटिशन। परमानेंट डेंटिशन फॉर्म्स विद इन द जॉ सून आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद परमानेंट डेंटिशन का फॉर्मेशन जॉ में होता है, जॉ के अंदर है, अभी इरप्ट होके बाहर नहीं आया है। एक्सेप्ट परमानेंट डेंटिशन फॉर्म्स विद इन द जॉज सून आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद से ही परमानेंट डेंटिशन जॉ में अंदर फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द कस्प्स ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर्स। जो कस्प्स ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर है ना, ये बर्थ से पहले फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बर्थ से पहले कौन सा परमानेंट टिथ फॉर्म होके जॉ के अंदर एम्बेडेड रहता है, कस्प्स ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर। बाकी सारे टिथ जो फॉर्म होते हैं जॉ के अंदर ही एम्बेडेड रहते हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ फॉर्म होते हैं।
ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिनिश हो गया ऑर्थो में। इसके कुछ MCQs हैं, बहुत सारे तो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है नोट्स में, और भी कुछ MCQs हैं जो मैं ऑर्थो का दूसरा सेकंड लेक्चर लेने के बाद, ऑर्थो सिलेबस फिनिश करने के बाद दोनों MCQ एक साथ एक लेक्चर में कराऊंगी। एक क्वेश्चन देख लो आप फंक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। अ फादर brought his four sons for dental checkup. On examination, all had class 3 skeletal pattern with constricted maxilla. इनके maxilla constricted हैं, ठीक है, चारों पेशेंट्स के। But the father was explained that expansion will be more effective only in one of the children. लेकिन फादर को कहा गया इन चारों में से बस एक बच्चे का जो constricted maxilla है वो ही हम लोग अब ठीक कर पाएंगे। The mid palatal sutures is most likely to open at which of the following ages? और ऐसा क्यों? जब तक आप मिड पैलेटल सूचर में एक्सपेंशन नहीं करवाओगे मैक्सिलरी एक्सपेंशन नहीं होगा। तो मिड पैलेटल सूचर जो है वो किस एज तक लूज रहता है और उसके बाद परमानेंटली ऑसिफाई हो जाते हैं, बताए हुआ है पीछे। तो पहला ऑप्शन है 33 ईयर्स ऑफ ओल्ड, दूसरा है 43, तीसरा है 23 एंड चौथा है 13 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो हम ट्रीटमेंट बस 13 ईयर्स ऑफ ओल्ड का ही कर पाएंगे। क्यों? इसके लिए हम लोग आते हैं कॉन्डाइल एल्वियोलर प्रोसेस, रिजॉर्प्शन, पैलेट। मिड पैलेटल सूचर ऑसिफाइज बाय 12 to 14 ईयर्स। मिड पैलेटल सूचर ऑसिफाई कर जाएगा 12 to 14 ईयर्स में। तो इस एज से पहले 14 या 14 मैक्स, उससे पहले कोई भी ट्रीटमेंट हम मिड पैलेटल सूचर्स का करेंगे एक्सेप्ट सर्जिकल, ठीक है, क्योंकि ये ऑसिफाई हो जाएगा मिड पैलेटल सूचर 12 से 14 साल की एज में। तो इन बच्चों की ट्रीटमेंट, इनमें एज ग्रुप ये सारे हैं, तो हम बस 13 साल के बच्चों की ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद मिड पैलेटल सूचर ही ऑसिफाई हो जाएगा, जो फॉर्मेशन हुई वो पक्की हो जाएगी। इतना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका फिनिश हुआ। सेकंड लेक्चर आएगा डेवलपमेंट ऑफ अक्लूजन पे, उसके साथ MCQ और ऑर्थो फिनिश हो जाएगा आज हमारा। तब तक आप रिवाइज करो। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको 1 सेकेंड भी, 1 मिनट भी, 1 सेंटेंस से भी लेक्चर अच्छा लगा हो, फ़ायदा लगा हो, या फिर पढ़ने में मज़ा आया हो, कुछ रिटेन हो पाया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। It really motivates me. Thank you.